Good morning बच्चों. Students, this is your lecture number 22 for 11th class and today is 12th of May. Okay. So in our previous lecture we have discussed about endoplasmic reticulum. Okay. And today we are going to start next cell organelle that is related with that particular endoplasmic reticulum also. ठीक है ना. तो next topic that we are going to explain is Golgi apparatus. ठीक है. Next topic is Golgi apparatus. So बेटा before starting its structure, before describing its structure, let's discuss something about its discovery. Okay. So Camillo Golgi was scientist who first observed Golgi complex. ठीक है. His name was Camillo Golgi and he was Italian neurologist. So neurologist, that's why he observed it in the nerve cell of cat and owl. ठीक है ना. कैट और ऑल के जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर इन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया? गोल्जी एपरेटस को कुछ नेटवर्क के फॉर्म में डिस्कवर किया. एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है, देखो ये साइंटिस्ट का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. एटलीस्ट एनसीईआरटी के नाम आपको याद करने हैं. ठीक है ना. सो ही वॉज न्यूरोलॉजिस्ट, दैट्स वाई. बट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि उन्होंने जो देखा उन्हें नेटवर्क दिखाई दिया. नेटवर्क नो डाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है, तो आप उसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है. बट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्वेश्चन एम्स और जिपमर में आया हुआ. एम्स में आया हुआ है, जिपमर में अभी नहीं आया. जिपमर का अब शायद नहीं भी होगा क्योंकि अब तो हमारा सारे एग्जाम्स नीट में ही हो रहे हैं. तो एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी टेक्निक से उन्होंने जो है इसे नोटिस किया था. तो देखिए बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि गोल्जी एपरेटस ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता. ठीक है ना. लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. वाई? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो है सिमिलर है टू द साइटोसोल ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म जो है सेल का, उसके जैसा ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको आसानी से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है. इसीलिए ठीक है ना, कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया, उन्होंने सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक की, यानी स्टेनिंग किया. और स्टेनिंग में जो माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया. ही यूज्ड सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक. ठीक है. क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नियरली इक्वल टू द साइटोसोल ऑफ द सेल. क्लियर? ठीक है. अच्छा, जहां तक बात है इसके प्रेजेंस की, तो देखो नॉर्मली सभी सेल में प्रेजेंट होता है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्रोकैरियोट्स है, आपने सभी ने पढ़ा है, आपने बैक्टीरिया पढ़ा, भी टेस्ट भी दिया है लास्ट, है ना, कल ही आपने टेस्ट भी दिया है. तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और ये तो मेम्ब्रेन बाउंड है, सो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा. इसके अलावा बेटा ब्रायोफाइट्स जितने भी हैं या टेरिडोफाइट्स हैं, उनके जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी ये एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि वो मैच्योर है. ठीक है ना. और मैच्योर स्पर्म के अंदर गोल्जी की जरूरत नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, वो आगे जब हम स्पर्म पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट इज योर मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स. ठीक है. आपने पढ़ा है ना फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल्स 9th क्लास में पढ़े होंगे टिश्यूज वाले टॉपिक के अंदर. तो देखो वहीं पे आपने सीव ट्यूब सेल्स के बारे में पढ़ा. तो मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स में भी कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता. ठीक है. तो यहाँ पे दे आर एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स. ऐसे ही मैच्योर ह्यूमन स्पर्म के अंदर लगा लीजिए या मैमेलियन आरबीसी. देखो ये जो है ये नॉर्मल एग्जांपल है जहाँ पे जनरली सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं. खासकर की बात करें हम मैमेलियन आरबीसी की, मैमेलियन आरबीसी में सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं अगर वो मैच्योर है तो. ठीक है ना. आगे बात समझ में. तो बाई चांस जो है कहीं लिखवाना भूल जाए तो ये चीज आप मान के चलिए कि मैच्योर आरबीसी के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको. ठीक है. बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा जहां तक बात है साइज की या नंबर की, देखो साइज जो है इसका वेरिएबल है. ठीक है ना. और जहां तक बात है नंबर की, अभी जैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे तो वहां इसका साइज देखेंगे कैसे वेरिएबल होता है. और नंबर की बात है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जिन सेल्स में इसका जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं.
ठीक है ना, अगर वो पर्टिकुलर सेल उसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें वो चीज ज्यादा मिल रही है। जैसे मान लो अगर हम बात करें गोल्जी, एक बेसिक सा एग्जांपल ले, आगे हम पढ़ेंगे भी कि गोल्जी ऑपरेटर जनरली सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाने के लिए, उनकी मॉडिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेल बेसिकली सिक्रीशन का काम कर रहा है वहां इनका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो सेल सिक्रीशन में रोल प्ले कर ही नहीं रहा, ऑब्वियसली वहां पे इनका नंबर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो देखो अगर हम बात करें इनके नंबर की, तो दैट ऑल्सो वेरीज विद मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ दी सेल। मेटाबॉलिक स्टेट का मतलब क्या है, मतलब उसका काम करने का तरीका, उसका काम कर मतलब जिस टाइम पे सिक्रीशन की ज्यादा जरूरत है या जिस टाइम सेल सिक्रीटरी है उस टाइम पे क्या होगा, इसका साइज भी बढ़ जाएगा, नंबर भी बढ़ जाएगा। बट सेल क्या है, अगर क्या कर रहा है, सिक्रीशन नहीं कर रहा है या उसे किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा या साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जहां पे देखो साइज और शेप वेरिएबल होती है, ठीक है ना। तो देखो हमने पढ़ा था मोर्फोलॉजी, मोर्फो मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, और फिर प्लूरो वर्ड हमने कहा था वेरिएबल, तो प्लूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, तो प्लूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, गोल्जी ऑपरेटस। व्हाई, बिकॉज इट डिडंट हैव एनी फिक्स्ड साइज और नंबर, ठीक है, इसका जो साइज है और इसका जो नंबर है वो वेरिएबल होता है। एक जगह और आपने प्लूरोमॉर्फिक वर्ड पढ़ा है, बताओ कहाँ पढ़ा है, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा है, प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया पढ़े हैं आपने, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, अगर याद हो तो। देखो चीजों को जब भी कोई वर्ड आए आपको ध्यान में आए, यस ये हमने पढ़ा है, फटाफट से रिकॉल करो कि ये वर्ड हमने पहले कहाँ पढ़ा है, ठीक है ना, तभी माइंड को थोड़ा सा पीछे रिवाइज्ड रखोगे तो ऑब्वियसली चीजें याद रहेंगी। नहीं याद आया तो देख लो, ठीक है, 3-4 बार देखोगे, 5वीं बार अपने आप याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्लूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल अगर पूछा है, ऐसा सेल ऑर्गेनल जो अपना साइज वेरिएट करता है, तो आंसर इज योर गोल्जी बॉडीज, ठीक है। कैसे करता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर आउट किया था, डेल्टन एंड फेलिक्स ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम यू हैव टू लर्न, ओके। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज आइडियोसोम, गोल्जी ऑपरेटस का ही दूसरा नाम क्या है, आइडियोसोम भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पूरे सेल में 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनमें जोन ऑफ एक्सक्लूजन मिलता है। अब जोन ऑफ एक्सक्लूजन है क्या, ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा, सपोज करो ये हमारा सेल ऑर्गेनल है, कोई भी चलो गोल्जी बॉडीज ही बना लेता है, ये हमने बनाया सेल में बनाया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से, और यहाँ हमने बनाया गोल्जी बॉडीज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आसपास एक पर्टिकुलर डायमीटर के अंदर, ठीक है ना, इसके आसपास एक पर्टिकुलर डायमीटर में क्या होता है, चलो इसको कलर वेरिएट कर देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बना दिया। ये हमने बनाया गोल्जी बॉडीज, और इसके आसपास जो इसका जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई और सेल ऑर्गेनल एंटर नहीं करेगा, ये इसका खुद का जोन है। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूसिव वर्ड्स है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, ठीक है ना, मतलब इसके इस पर्टिकुलर जोन के अंदर गोल्जी के आसपास के एरिया में कुछ डिसाइडेड है, ठीक है ना, पर्टिकुलर रीजन के अंदर दूसरा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, ठीक है, और उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। साइटोप्लाज्म सराउंडिंग जीए, ठीक है, गोल्जी apparatus, एंड इट इज ऑर्गेनल फ्री, ठीक है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की या प्लांट सेल्स की, तो वहां आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी जब हम प्लांट सेल का डायग्राम कर रहे थे, कि वहां गोल्जी अपरेटस ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलता, ठीक है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है, कोई कंपोनेंट कहीं है कोई कंपोनेंट कहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो स्कैटर्ड फॉर्म में जब गोल्जी अपरेटस होता है तो हमने नाम क्या दिया था उसको, डिक्टियोसोम। तो बाई चांस आपसे पूछ ले कि डिक्टियोसोम्स कहाँ मिलेंगे, या तो इन्वर्टिब्रेट सेल्स के अंदर मिलेंगे या फिर आपको कहाँ मिलेंगे, प्लांट सेल्स के अंदर मिलेंगे, वहां आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी बॉडीज नहीं मिलेंगी, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नंबर की
मैक्सिमम गोल्जी बॉडीज कहाँ मिलती हैं? तो देखो राइजोइडल सेल्स ऑफ चारा एल्गी, ठीक है ना। तो जो कारा एल्गी है, कारा एल्गी क्या है आपका, जो है एल्गी के अंदर जो ग्रीन एल्गी है उसी में कारा का नाम लिया जाता है। आपने कई का नाम भी पढ़ा है इसका, आगे जब हम डाइवर्सिटी करेंगे तब भी आएगा ये, ठीक है ना। तो कारा एल्गी के अंदर क्या है बेटा, एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वहां रूट्स नहीं होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रू रूट्स एब्सेंट होती है बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। और उन राइजोइडल सेल्स के अंदर बेसिकली क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट में गोल्जी बॉडीज मिलते हैं। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मान लो ये आपकी रूट है, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की क्या है, रूट है। हम यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोफाइट्स, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे रूट कैप एब्सेंट होगी। देखो यहाँ क्या होगा, ये रूट है और रूट के टिप पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, और मेरिस्टेमेटिक सेल का काम डिवाइड करना है। लेकिन जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब इस सॉइल को पायर्स करने के लिए, सॉइल में अंदर पायर्स करने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड चीज तो होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट के ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है, रूट की टिप पे क्या होती है, रूट कैप होती है, और उस रूट कैप के अंदर गोल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो रूट कैप है ये अपने चारों तरफ गोल्जी बॉडीज की हेल्प से क्या करती है, कुछ सिक्रीशन करती है, ठीक है ना। और वो सिक्रीशन क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या करे, उस वहां की जो सॉइल है, उस लोकल एरिया में जो सॉइल है वो क्या हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए और पायर्सिंग इजी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो रूट से कैप सेल जो होते हैं वहां पे भी क्या होती है, गोल्जी बॉडीज अबंडेंट अमाउंट में मिलती है। वहीं पे जो भी सिक्रीटरी सेल्स हैं, चाहे वो आपका नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, आपके जो साइनेप्स के अंदर आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, साइनेप्स के अंदर साइनेप्टिक जो है साइनेप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेस अमाउंट में जो प्रोड्यूस होते हैं इसीलिए। तो नर्व सेल्स हो गए, आपके ग्लैंडुलर सेल्स हो गए, गॉबलेट से म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, स्पर्मेटेड होता है इमेच्योर स्पर्म, ठीक है ना, डिवाइडिंग सेल्स हो गए। यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडीज मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे मसल सेल्स जो है आपकी जितनी भी मस्कुलर सेल्स होती है, मसल्स बना रही है, मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर देखो उनका काम सिक्रीशन का नहीं होता, तो वहां पे बिल्कुल ही लेस अमाउंट में क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडीज, क्लियर, ठीक है। और जहां तक बात है इसके फॉर्मेशन की, कि गोल्जी बॉडीज कैसे बन रहा है, कौन बनाता है, तो ध्यान रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा है ना, ठीक है, हमने पढ़ा है पीछे, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या बन रहा था, गोल्जी बॉडीज बन रही थी, माइक्रो बॉडीज बन रही थी, जहाँ पे हमने स्फीरोसोम पेरोक्सिसोम्स की बात की थी, है कि नहीं। तो देखो ये चीजें आपको याद रखनी है, गोल्जी बॉडीज बेसिकली कहाँ से बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब इसको कंप्लीट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज लिख सकते हो, एपरेटस लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ऑल आर करेक्ट। तो देखो जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है ना, तो देखो स्ट्रक्चर में इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिस्टर्नी अभी आगे हम बनाएंगे, पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वेसिकल्स, ठीक है, और एक होते हैं वैक्यूल्स। कुछ बुक के अंदर, कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो हम ड्रॉ करते हैं, मान लो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके गोल्जी बॉडीज का। आपने बनाया था ना, डायग्राम में आपने बनाया था, ठीक है, जब हमने एनिमल सेल ड्रॉ किया था और जब वहां पे हमने इसको ड्रॉ किया था, तो मैंने कहा था स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो मैंने पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं,
ठीक है ना। ये जो पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे गोल्जी सिस्टर्नी। क्या कहोगे? गोल्जी सिस्टर्नी। बनते कैसे हैं देखो, मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हमने बनाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक नेटवर्क बना दिया ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क बना दिया। अब यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, कुछ वेसिकल्स क्या होंगे, फ्यूज आउट, मतलब यहाँ से पिंच ऑफ होंगे, ठीक है, कुछ वेसिकल्स, किससे? एंडोप्लाज्मिक। ये क्या है आपकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। ये जो वेसिकल्स निकले हैं, इन वेसिकल्स में क्या है, कुछ सिक्रीशन है, कुछ कंटेंट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं, जिनकी आगे चल के क्या होनी है, मॉडिफिकेशन होनी है। इस वेसिकल को, ये जो वेसिकल यहाँ से पिंच ऑफ हुआ है, इस वेसिकल को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल वेसिकल। यानी कि वो वेसिकल जो सामान लेके चला है, कहां से? मेन फैक्ट्री से, ठीक है ना। ईआर मान लो आपकी मेन फैक्ट्री है, और ये क्या है? एक ऐसा वेसिकल है जिसमें क्या भरा हुआ है, वो सब्सटेंस जो आगे चल के गोल्जी बॉडीज में जाके क्या होगा, मॉडिफाई होगा। अब देखो ये वेसिकल क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन है, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, इसके साथ आके ऐसे फ्यूज कर जाएगा, इसके साथ आके ऐसे फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, जैसे मान लो सपोज करो हमने इसको सीधा बनाया है ऐसे, तो ऑब्वियसली जब इसमें कुछ नया कंटेंट ऐड होगा तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से क्या होगी, इलोंगेट होगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बन के और किसके साथ फ्यूज होते हैं, जाके आपके गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्नी के साथ फ्यूज होते हैं, और जो लास्ट वाली सिस्टर्नी होती है जनरली उसके साथ फ्यूज होते हैं। समझ में आ गई बात। और इस सिस्टर्नी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, सिस्टर्नी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है सभी के अंदर, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ग्राउंड सब्सटेंस, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, जो जिसकी क्या चल रही है, मॉडिफिकेशन चल रही है, जिसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। क्या बदलाव होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये क्या कहलाएंगे, गोल्जी सिस्टर्नी, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है। नंबर की जहां तक बात है तो आप 3 to 30, ठीक है ना, जनरली जो है कितना ले सकते हो, 3 to 30, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो देखो सेकंड कंपोनेंट हमने बताया था वेसिकल्स। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने ऐसे थोड़ा सा सोलन क्यों बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ से इस वाली में कोई फंक्शन हुआ, कोई मॉडिफिकेशन हुई किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की, और फिर वो यहाँ आके स्टोर हो गया। अल्टीमेटली यहाँ से जो है कुछ ऐसे करके वेसिकल बना, वो पिंच ऑफ हो गया, ठीक है, वो वेसिकल गया, वो वेसिकल इसके साथ जाके फ्यूज हो गया, ठीक है, और वो सारा कंटेंट यहाँ आ गया, ठीक है। धीरे धीरे फिर यहाँ से वेसिकल बना, ठीक है, यहाँ से वेसिकल बना, कहीं पे भी बना सकते, कोई भी साइड फिक्स नहीं होती, यहाँ से वेसिकल बना, वो जाके फिर जो है इसके साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, ऐसे करके। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आए, वेसिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एनी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या है, वो आए और आके किसके साथ फ्यूज हो गए, यहाँ इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए थे, ठीक है। वो सारा का सारा कंटेंट किस में चला गया था, इस सिस्टम में। यहाँ से उसमें क्या हुआ, कुछ फंक्शनिंग होनी स्टार्ट हुई, कोई मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट हुई, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ग्रुप लगाना है या किसी एंजाइम की फॉर्मेशन करनी है, कोई बॉन्ड बनाना है, ऐसे करके कोई चेंजेस चल रहे हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से इसके दोनों साइड से क्या हुए, वेसिकल्स फिर से क्या हुए, पिंच ऑफ हुए, और जाके नेक्स्ट जो है उसके नेक्स्ट जो सिस्टर्नी अवेलेबल उसके साथ फ्यूज हुए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते मॉडिफाई होते होते वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और अल्टीमेटली इस फेज पे आपको क्या दिखाई देंगे, बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में ऐसे वेसिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, गोल्जी के साथ, गोल्जी सिस्टर्नी के साथ साथ आपको ऐसे कुछ वेसिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ये वेसिकल्स क्या कहलाएंगे, दीज आर नोन एज गोल्जी वेसिकल्स। क्या बोलोगे इनको, गोल्जी वेसिकल्स,
समझ में आ गई बात? अच्छा, जहां तक बात है सिस्टर्नी की, ध्यान रखना सिस्टर्नी आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि तीनों में से सबसे ज्यादा मतलब फंक्शनल यूनिट कौन है, तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सिस्टर्नी। ये क्या बनाए हैं? ये वेसिकल्स ही बनाए हैं जो यहाँ से पिंच ऑफ हो रहे हैं, यहाँ से पिंच ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, आगे चल के एक या एक से ज्यादा वैक्यूल्स जब क्या होते हैं, वेसिकल्स क्या होते हैं, जब फ्यूज हो जाते हैं तो बड़ा सा क्या बना लेते हैं? वैक्यूल बना लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल। लेकिन गोल्जी वैक्यूल। देखो एक वर्ड हमने और पढ़ा है, वैक्यूल हमने सेंट्रल वैक्यूल भी पढ़ा है जो प्लांट सेल में होता है। ठीक है, देखो बेटा दोनों में डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ये वैक्यूल नहीं होगा। वो कैसा वैक्यूल होता है? उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं जो लिविंग होती है, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो नॉन लिविंग होता है जिसको सेल सैक कहा जाता है। ठीक है, उस वैक्यूल की बात हम आगे करेंगे, जब हम वैक्यूल अलग से पढ़ेंगे ना वहां करेंगे। ये वैक्यूल वो वैक्यूल है जो वेसिकल्स के फ्यूज होने से बने, गोल्जी वैक्यूल्स के वेसिकल्स के फ्यूज होने से बने हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो वैक्यूल बने हैं, अब इसके अंदर क्या है? आपका प्रोडक्ट है। देखो यहाँ से ये गोल्जी बॉडीज से क्या बन रहे हैं? अब वैक्यूल्स बन रहे हैं। ये वैक्यूल्स मूव करके जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और जो भी सब्सटेंस बाहर एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि किसी चीज को हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है, उसकी एक्सोसाइटोसिस करनी है, तो ये वैक्यूल्स बन गए, वेसिकल्स। देखो वेसिकल्स बने, जरूरी नहीं है कि वेसिकल्स वैक्यूल्स ही बनाए। ठीक है, वेसिकल्स जो हैं वो वेसिकल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मूव कर सकते हैं। मान लो किसी प्रोडक्ट को हमें सेल के अंदर ही कहीं भेजना है तो वेसिकल मूव करके वहां चला जाएगा। बट अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें सेल से बाहर भेजना है तो बहुत सारे वेसिकल्स फ्यूज होके वैक्यूल्स बना लेते हैं, और वो दैट पर्टिकुलर वैक्यूल अंडरगोज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशनल वेसिकल बने, गोल्जी से फ्यूज हुए, गोल्जी की सिस्टमी से फ्यूज हुए, और फ्यूज होके अल्टीमेटली क्या हो गए? फिर वहां से उनकी मॉडिफिकेशन हो गई, धीरे धीरे यहाँ से होते 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 इस लास्ट सिस्टमी तक पहुंचे। यहाँ से पिंच ऑफ होके बहुत सारे वेसिकल्स निकल रहे हैं, और वो वेसिकल्स या तो सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा रहे हैं जो गोल्जी में बनी है, मॉडिफाई हुई है। ठीक है, या फिर उसकी वैक्यूल्स बनाकर उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया कुछ सिस्टम थोड़ा बहुत? ठीक है, अब देखो ये जो गोल्जी बनाई है हमने, इस गोल्जी के अंदर मैंने कहा था एक पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है बेटा? देखो ये जो फेस है हमने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये देखो आपने पहले भी पढ़ा है, ये जो फेस होता है, ये वाला फेस होता है, इसको क्या बोलते हो? कॉनकेव फेस। क्या बोलोगे? कॉनकेव फेस। और अगर मैं इसको इस साइड से देखूं, ऐसे, इस साइड से देखूं ऐसे, मतलब जैसे आप ये देख रहे हो ऐसे, इसी को अगर आप ऐसे देख रहे हो इस तरीके से, तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स। ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हो और पढ़कर भी आए हो। ये फेस कौन सा है? कॉन्वेक्स फेस। अब एक बार मुझे पहचान के बताओ कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है? ऑब्वियसली अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये फेस कौन सा है? कॉन्वेक्स फेस है। ठीक है, कॉन्वेक्स फेस है। देखो बाई चांस भूल जाओ ना थोड़ा बहुत फिजिक्स का कुछ पार्ट। अच्छा ये वाला फेस, यहाँ से फेस ऐसे है तो ऊपर से देखेंगे तो ये फेस क्या कहलाएगा? कॉनकेव फेस। ठीक है, भूल जाओ कभी कि कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, कॉनकेव किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली फिजिक्स में हम ये चीजें भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती थी, अब मुझे अच्छे से याद रहने लग गया। ठीक है, तुम्हारी जितनी मैं भी बहुत भूलती थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था कॉन्वेक्स कॉनकेव में। बट अब देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताते हैं। अपना हाथ जब भी भूल जाओ कॉनकेव फेस कौन सा है, कॉन्वेक्स कैसे है, हाथ ऐसे करो, हाथ को ऐसे करो। ठीक है, और अब देखो दो फेस हो गए, ये कॉनकेव है जिसमें अंदर की तरफ झुका, और ये बाहर जो आ रहा है वो कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? देखो ये जो स्किन है आपकी, इस स्किन पे जनरली क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। इस टाइप की स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होता है। हेयर्स को हम वैक्स करके बाहर निकालते हैं, तो दिस वन इज कॉन्वेक्स, उभरा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स, और पाम पे आपके कोई हेयर नहीं है, कोई वैक्सिंग नहीं, तो कॉनकेव। ठीक है, तो दिस वन इज कॉनकेव। ठीक है, तो बाई चांस आप अगर भूल जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स फेस जो होता है हमेशा ध्यान रखना ये कहाँ होगा? टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों? यहाँ पे ये देखो टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्यों होता है अभी समझा रही हूँ।
ठीक है, टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और जो कॉनकेव फेस है ये हमेशा कहाँ होगा, टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इधर भी हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहां से क्या हो रहा है बेटा, वेसिकल्स आए, वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और ये वेसिकल्स आके यहाँ पे क्या हो गया है, फ्यूज हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, बड़ी होगी, लंबी होगी, लंबी होगी तो लुक कुछ कैसा आएगा, इस तरीके का। देखो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये इधर वाली मेम्ब्रेन, वो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, लंबी है, तो झुकाव हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्या है, जब वेसिकल्स फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे कॉन्वेक्स बिहेवियर आ जाता है, मतलब लुक इसका कॉन्वेक्स आ जाता है, यहाँ से निकल रहे हैं, पिंच ऑफ कर रहे हैं, तो ये मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन आगे वाली छोटी रहती है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, क्लियर, ठीक है। तो ये इसलिए इनका नाम दिया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों बने हैं। दूसरी चीज एक और इनका नाम दिया जाता है, जो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, ये पोलैरिटी है, फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस का मतलब क्या होता है, देखो अभी कोई भी चीज जो आई है वो मॉडिफाई नहीं हुई है, सिर्फ बनकर आई है, ठीक है ना, अभी उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और मॉडिफिकेशन की जरूरत है मतलब बन रहा है वो, और धीरे धीरे जब वो पहुंच जाएगा इस फेज पे तो वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी होती है वो चीज। इसीलिए इसको क्या कहा हमने, इस वाले फेज को, कॉनकेव फेज को हम क्या कहते हैं, इसी फेज को बोला जाएगा मैच्योर फेज, ठीक है ना। मैच्योर फेज हमेशा ध्यान रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। डायग्राम जब भी बनाते हो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब सेल का डायग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो बेटा, अगर हम बात करें पोलैरिटी की, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, ठीक है ना। तो जो आपका कॉन्वेक्स फेस है, ठीक है, जो आपका कॉन्वेक्स फेस है, इसी को हम प्रॉक्सिमल फेस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम सिस फेस भी बोलेंगे। जो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, इसी को क्या बोलते हैं, सिस फेस भी बोल सकते हो या प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पहले आने वाला, ये बायो के वर्ड्स है। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल का अपोजिट क्या होता है, डिस्टल। तो मैच्योर फेस को ही क्या बोलते हैं, डिस्टल फेस बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस, ठीक है। सिस और ट्रांस फेस भी बोला जाता है। तो ये क्या है, पोलैरिटी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे, ये नहीं कोई पूछेगा जनरली, देखो नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सिस फेस कौन सा है, ट्रांस फेस कौन सा है। क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है, कहाँ पे फ्यूज होंगे, कौन से फेस पे फ्यूज होंगे। ऑब्वियसली कहाँ फ्यूज होंगे, कहाँ पे, या तो ऑप्शन में कॉन्वेक्स मिलेगा, या आपको फॉर्मिंग फेस मिलेगा, या आपको सिस फेस मिलेगा, या आपको प्रॉक्सिमल फेस मिलेगा। चारों सही है, ठीक है। और इसके अपोजिट आपको 3 ऑप्शंस ये भी दे सकते हैं। तो कहने, अच्छा इसके अलावा वेसिकल्स जो बन रहे हैं, गोल्जी वेसिकल्स या कहो विच फॉर्म्स वैक्यूल्स, या जो मैच्योर फेज से निकलने वाले वेसिकल्स वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, मैच्योर फेज से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर समझ में आ जाता है तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, गोल्जी बॉडीज के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स मिलती हैं, जैसे ग्लाइकोजल ट्रांसफरेज है, ठीक है ना, थायमिन पायरोफॉस्फेट है। ये क्वेश्चंस आपके आए थे, एम्स में आए हुए हैं पहले, ठीक है ना। पहले क्या था, थोड़ा डीप से पूछा जाता था, अब तो खैर थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना। बट देखो एनटीए पेपर बना रहा है और उसे एम्स और जिपमर एक साथ इंक्लूड भी करना है, तो पेपर का लेवल जो है उन्हें थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। तो हमें भी ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस को के लिए रेडी रहना, ठीक है ना। तो मैंने आपके नोट्स में सारी चीजें मेंशन की हैं, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं वो किस टाइप के आए हैं वो भी मेंशन किया है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मेंशन किया है। बेसिक चीज क्या है कि आपको सब कुछ फंडामेंटली सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले ये ध्यान रखो, ये जो स्ट्रक्चर दिया था डेल्टन और फेलिक्स ने दिया था एपिडिडाइमस सेल्स ऑफ रैट के अंदर, ठीक है ना। एपिडिडाइमस टेस्टिस के अंदर होती है ट्यूब, और उसकी सेल के अंदर दिया था, क्लियर है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने मेंशन किया है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस सम फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। So these are certain functions of Golgi apparatus,
ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है बेटा जनरल सिक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स यानी मेटाबॉलिज्म से बनने वाले केमिकल्स जो जनरली सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं या सेल को बाहर ट्रांसपोर्ट करने हैं। बेसिकली बात करते हैं हम सिक्रीटरी प्रोटीन्स की, ठीक है ना। तो मेटाबोलाइट्स की सिक्रीशन करना, जैसे देखो अगर हम बात करें बीटा पेनक्रेटिक सेल की, वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके के मेटाबोलाइट्स जो या तो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं या मेटाबॉलिज्म में आगे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केमिकल्स की सिक्रीशन करना, ठीक है। दूसरा देखो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। क्या मतलब है, आप सभी ने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आरईआर था, आरईआर ने क्या बनाए, प्रोटीन बनाए, ठीक है। और वहां से वेसिकल पिंच ऑफ होके या वहां से आरईआर से क्या बन गया आपका एसईआर, और एसईआर में देखो ये प्रोटीन तो है ही, बट इस प्रोटीन के साथ साथ क्या बन गए, लिपिड्स भी बने, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब लिपिड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, यहाँ से एसईआर से ट्रांजिशनल वैक्यूल्स बने और वो कहाँ चले गए, गोल्जी अपरेटस में। अब गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, इन दोनों की मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो ये आपका प्रोटीन है और ये आपका लिपिड है, ठीक है ना, ये आपका लिपिड है, तो इन पे क्या करेगा, इनके साथ ग्लूकोज ऐड कर देगा। क्या ऐड कर देगा, ग्लूकोज ऐड कर देगा। ऐसे ही लिपिड पे क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया, मॉडिफाई हो गया, अब ये चेंज हो गया ये, ठीक है ना। तो देखो प्रोटीन में जब ग्लूकोज ऐड किया, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, ओलिगोसैकेराइड, जनरली ओलिगोसैकेराइड ऐड होते हैं, ग्लूकोज तो नहीं कहेंगे, ग्लूकोज के अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो भी कौन से, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये जो बना है, ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन ये था ही, ठीक है। ऐसे ही ग्लाइको लिपिड, क्लियर, यहाँ पे ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड ये था ही। तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स हो रही है, तो उसमें भी बेसिकली क्या ऐड हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो जब प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं तो इसको बोला जाता है ग्लाइकोजाइलेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजाइलेशन, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू लिपिड्स, ठीक है ना, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्लाइकोजाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। तो आपसे कोई पूछ ले कि ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। पैकेजिंग का काम होता है इसका, स्टोरेज का काम होता है, मॉडिफिकेशन। देखो एनसीईआरटी ने जो लाइन दी है ना गोल्जी बॉडीज के फंक्शंस की, इट इज द सेल ऑर्गेनेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, स्टोरेज, ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स या सब्सटेंस, ठीक है। एग्जैक्ट आप देख लेना क्या दिया है, बट ये तीन वर्ड है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन बेसिकली गोल्जी अपरेटस के होते हैं, शॉर्ट में अगर आप देखें। अब देखो तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बाय देयर ग्लाइकोजाइडेशन और ग्लाइकोजाइलेशन, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था बेटा आपने कि सेल वॉल बेसिकली किससे बन रहा है, उसका मेन कंपोनेंट क्या था, सेलुलोज, ठीक है ना। तो सेलुलोज की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, आपके गोल्जी बॉडीज में होती है, और वहां से जो वेसिकल्स निकलते हैं, क्या नाम दिया था उनको, फ्रेगमोप्लास्ट, जो आगे चल के क्या बना रहे थे, सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प कर, जो अरेंज होकर सेल प्लेट बनाते हैं जिनसे आगे चल के सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी किसका रोल होता है, गोल्जी बॉडीज का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन आपने अभी देखा था कि क्या आया है, देखो आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, वही तो होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन किससे रहा है, ये सारी चीजें यहीं से आ रहे हैं, वो कंटेंट आ कहां से रहे हैं, सारी चीजें वहीं से आ रहे हैं।
आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स एसईआर से बन के फिर मॉडिफाई होके, देखो वो सिर्फ लिपिड बना रहा, हमने वहां पढ़ा है कई टाइप के लिपिड्स, ठीक है ना, जहां आपने स्टीरोल्स पढ़े हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स पढ़े हैं और नॉर्मल लिपिड्स फोस्फोलिपिड्स पढ़े हैं। तो वो सारे कहाँ बन रहे हैं, वो सारे मॉडिफाई कहाँ हो रहे हैं, आपके गोल्जी अपरेटस में। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज का रोल होगा, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये भी कई बार पेपर में आता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। क्या होता है एक्रोसोम, देखो अगर हम ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो ये उसका हेड रीजन हो गया, ये इतना बड़ा इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये नेक रीजन हो गया, ठीक है, ये इसका मिडल पीस हो गया और इस तरीके से ये हमने बना दी टेल रीजन। तो दिस इज ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। अब ये मैच्योर ह्यूमन स्पर्म है। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है, आगे चल के एग को फर्टिलाइज करना, ठीक है। और एग के देखो, एग के चारों तरफ क्या होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। एग के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो इनर कंटेंट इसका, ठीक है। आप देखो जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो सबसे पहले इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो कहाँ से होगी, वो कहाँ से होगी बेटा, इसके ऊपर जो स्पर्म का हेड रीजन है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या भरा होता है, एक्रोसोमल एंजाइम्स, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। उन एंजाइम, देखो ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को, ये जो है टिप के ऊपर हमने जो स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलोगे इसको, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम की फॉर्मेशन किससे हुई है, गोल्जी बॉडीज से हुई है। लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स है ना, वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन आरईआर से होती है, इसको ध्यान रखना है। देखो आपसे पूछा जाए एक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, एक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, आरईआर में। बट आपसे पूछ लिया जाए कि एक्रोसोम कहाँ से बन रहा है, तो आंसर आएगा गोल्जी बॉडीज से, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज से बनता है। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। अब ये एंजाइम क्या होती है, ये जाएगा इसके साथ फ्यूज करेगा, तो सबसे पहले एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको यहाँ से डाइजेस्ट करेंगे और यहाँ का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, एग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक्रोसोमल एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो एक्रोसोम के अंदर होते हैं। और एक्रोसोम जो है वो कहाँ पे, किससे बनता है, गोल्जी बॉडीज से बनता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे हम, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, जिनको सोसाइटल बैग्स या डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी बेसिकली कहाँ से होती है, एंडोप्लाज्मिक, कहाँ से होगी, गोल्जी बॉडीज से, ठीक है। इसके अलावा देखो सल्फर मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे बनते हैं जिनकी फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। और फोल्डिंग के लिए बेटा आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वहां डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली सल्फर से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, गोल्जी बॉडीज से, गोल्जी बॉडीज में होता है, ठीक है। तो सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी गोल्जी बॉडीज का रोल है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो एग यॉक होता है, एग यॉक यूं मान के चलिए आपने एग व्हाइट और वो खाया है, ठीक है ना। वो तो अगर हम बात करें बर्ड्स की, ठीक है ना, तो बर्ड्स के अंदर होता क्या है कि बर्ड्स के अंदर देखो एग बनने के बाद वो एग की जो हैचिंग है काफी टाइम बाद होती है और मदर बॉडी उससे रिलेटेड नहीं रहती, ठीक है ना। मदर की बॉडी क्या नहीं होती है, मदर की बॉडी अटैच नहीं होती है एग से। तो उस दौरान उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जो फूड की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, यॉक। यानी डेवलपमेंटल पीरियड में ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एग होता है वहां यॉक बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। एल एसिथल एग बोलते हैं हमारे एग को, हमारे अंदर नहीं बट कुछ एनिमल्स के अंदर जो एग यॉक की फॉर्मेशन होती है वो गोल्जी बॉडीज के अंदर होती है, ठीक है। इस 12th में समझाएंगे कि एग यॉक किस में कहाँ कितना बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट, आपकी बॉडी के ऊपर जो ब्लैक पिगमेंट डेवलप होता है आपकी स्किन के अंदर एज ए प्रोटेक्शन, ठीक है, जो मेलेनोसाइट्स सिक्रीट करती हैं, तो वो बेसिकली मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन भी कहाँ हो रही है, आपके गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं इसे, देखो गोल्जी बॉडीज को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जनरली किस पर्टिकुलर केमिकल की क्या सिंथेसिस करनी है, इसको कहाँ भेजना है, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, आप कहाँ बन रहा है, आपके गोल्जी बॉडीज डिसाइड कर रही है और वही इसकी फॉर्मेशन कर रही है।
कई बार इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला था? एंडोस्केलेटन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या फिर दूसरा नाम एक और अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था, प्यूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये कुछ निक नेम है दैट यू हैव टू लर्न फॉर अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी को स्टोर कर सकता है, करता भी है। एक होता है जर्म सिस्टम, लाइसोसोम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसे बना हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आए? वेसिकल्स आए, गोल्जी बॉडीज में आके फ्यूज हुए, गोल्जी बॉडीज में मॉडिफिकेशन हुई, वहां से वेसिकल्स बने और वो फिर क्या हो गए? लाइसोसोम्स बनाएंगे, जिसमें क्या है? एंजाइम्स होती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ठीक है ना? तो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज डेडिकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, उसे क्या कहा जाता है? जर्म सिस्टम कहा जाता है। जी फॉर गोल्जी एपरेटस, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L फॉर लाइसोसोम। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जर्म। ठीक है, जर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए जर्म के 3 हिस्से होंगे यहाँ पे, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ठीक है, कहीं कहीं वैक्यूल्स भी मेंशन होता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत पहले एम्स में आया था, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? देखो, अल्फा साइटोमेम्ब्रेन आपसे कोई पूछ ले तो किसको बोलते हैं हम? RER की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले बीटा साइटोमेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये पहले की चीजें हैं, ठीक है ना, जो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद। लेकिन जो गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहा जाता है? गामा साइटोमेम्ब्रेन। क्लियर? तो थोड़ा सा कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।